डियर स्टूडेंट, जीएसटी के अंतर्गत आज हम रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर विषय पे चर्चा करेंगे। एज वी नो कि यहाँ पर हमने जब जीएसटी में पढ़ा था कि भाई टैक्सेबल पर्सन कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्सेबल पर्सन वह है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, यानी वो ऐसा सप्लायर हो जिसने अपने आप को इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, या वह ऐसा आदमी है जो कि लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, यानी ऐसा आदमी जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो। हमारे यहाँ पर जीएसटी में हमने पढ़ा था टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, यानी आप किसी प्रकार की सप्लाई करते हो तो उसे टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। अब सप्लायर के लिए अगर वो सप्लाई कर रहे हैं और वो एक या तो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंतर्गत आते हैं या उन पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तो उन्हें अगर ग्राहकों से जीएसटी वसूल करना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जीएसटी का कलेक्शन नहीं कर सकते। So that in any tax system, registration is the most fundamental requirement for identification of taxpayer, ensuring tax compliance in the economy। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है कि व्यापारी जो भी सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी का कलेक्शन करें ग्राहकों से और गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दें। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी अंडर द जीएसटी लॉ इम्प्लाइज obtaining a unique number from the concerned tax authority, जिसे हम GSTIN के नाम से जानते हैं। एक उनको यूनिक नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही उनको ये नंबर मिलता है। फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये नंबर मिलने के पश्चात यानी रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके बारे में हमने कहा कि यदि वो कोई माल ख़रीदते हैं तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी उनकी इनवर्ट सप्लाई है उसके संबंध में उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी नहीं मिलेगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन ए पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर नॉर क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम। तो ये कुछ मिला के बेनिफिट हैं कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की बेनिफिट मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम जो मेन फोकस करेंगे, वैसे तो हमें जो कवर करना है इस चैप्टर में पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन धारा 22 से लेके धारा 26 तक हमें ये बताया गया है। जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है धारा 24 के अंतर्गत बताया गया है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है धारा 25(3) में बताया गया है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन है ये 26 से बताया गया है। इसके अलावा पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23 में बताया गया है, उसके भी हम अभी चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो में। एक्सो मोटो रजिस्ट्रेशन होता है धारा 16 के अंतर्गत, जबकि वो कॉम्पिटेंट जो भी ऑफिसर है वो अपने निर्णय के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर देता है। आज हमारा जो इस वीडियो में फोकस रहेगा, इट इज़ पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यानी किन किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है, अनिवार्य है। इस धारा के अंतर्गत जो सब सेक्शन ए से लेके 4 दी गई हैं, इसके अंतर्गत आपको जो पहली सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी सप्लायर का एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा विक्रय हो जाता है, चाहे वो गुड्स से संबंधित हो चाहे वो सर्विसेज से संबंधित हो या बोथ हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में आपको जानना आवश्यक है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करती है, अमेंडमेंट हो जाता है। जैसे पिछली बार यहाँ पर जो सीमा थी वो कुछ और थी पिछले वित्त वर्ष में, इस वर्ष में कुछ और है, तो इट इज़ अमेंडेड कि ये इनमें अमेंडेड होता रहता है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन की जाएगी तो यहाँ पर आपको 3 सीमा दिखेंगी, एक 10 लाख की सीमा, एक 20 लाख की सीमा और एक 40 लाख की सीमा। यहाँ पर नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन जो है वहाँ के स्टेट को एग्रीगेट टर्नओवर के संबंध में कुछ कम राशि का मतलब छूट दी गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ करते हो तो इन केस ऑफ
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, अगर आप इनमें से किसी स्टेट में अपना बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना, इनमें अगर आपका व्यवसाय है तो एक वित्तीय वर्ष में यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाएगा। इन दोनों ही स्टेट में चाहे आप गुड्स एंड सर्विसेज का व्यवसाय करते हैं या बोथ का करते हैं, इस लिमिट पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अदर जो स्टेट हैं उसमें अगर आप सर्विसेज और या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ का अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये सीमा 20 लाख है। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और आसाम भी शामिल हैं। और अगर आप मान लीजिए एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं अदर देन नोटिफाइड जो सर्विस गुड्स हैं उनको छोड़ देते हैं, जैसे पान मसाला वगैरह, टोबैको है, आइसक्रीम वगैरह है, इनको छोड़ देते हैं। तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 40 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के संबंध में ही है। इसमें नॉर्दर्न ईर्दर्न जो ये अभी मैंने आपको बताए हैं ऊपर स्टेट, उनको छोड़ के अगर कोई और राज्य है तभी होगा। इसके अलावा ये सप्लाई आपकी इंटर स्टेट होना चाहिए। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो तो 40 लाख रुपए की ये सीमा एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि एग्रीगेट टर्नओवर जैसे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। तो धारा 2 की सब सेक्शन 6 CGST में ये बताया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। देखिए, टैक्सेबल सप्लाई करेंगे जब भी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई आपने की हैं वो सारी, चाहे गुड्स की हों चाहे वो सर्विसेज की हों, वो सब उसमें शामिल की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करते हो, यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हो या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विस और बोथ का तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन, अगर आपका एक ही सेम पेन के अंतर्गत आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, वैसे इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर में भी इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई सबको ही शामिल किया जाएगा। और ये ऑन ऑल इंडिया बेसिस, अगर आपके कई जगह अलग अलग स्टेट में अगर आपके कार्यालय हैं, ब्रांचेज़ हैं, तो वो सारी जो एग्रीगेट टर्नओवर हम लेंगे वो सारी ब्रांचों का लिया जाएगा। इसके अलावा जो टर्नओवर है इट आल्सो इंक्लूड ऑल सप्लाई वेदर ऑन हिज अकाउंट, आपके खुद के व्यवसाय के लिए बिहाफ ऑफ हिज ऑल प्रिंसिपल, अगर आपने किसी के एजेंट के रूप में या मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर आपने कोई सप्लाई की है तो उन सबको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जॉब वर्कर के संबंध में भी आपने जो किसी से काम करवाया है तो वो भी प्रिंसिपल की टर्नओवर में ही शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसमें ये चीज़ शामिल नहीं है, बट एक्सक्लूड इसमें वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आपने कोई परचेज़ किया है कोई माल तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस पेएबल बाय द पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जितने भी CGST, SGST, UGST, IGST यानी जितने भी टैक्सेस हैं और जितने भी सेस हैं उनको भी इससे यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट किया जाएगा। ये कह रहा है मिस्टर एक्स एज अ डीलर डीलिंग विद इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ प्लेस of business in India furnish the following information in the financial year 2020-21, is he liable to registration in GST? आपसे पूछा गया क्या वो लायबल होगा। कौन कौन सी सप्लाई आपको दे रखी है। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन चेन्नई, 1 लाख रुपए का है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बाय ब्रांच ऑफिस एज बेंगलुरु,
50,000 रुपये हेड ऑफिस इनका है, 1 लाख का ब्रांच है बेंगलुरु में, उसकी सेल है सप्लाई 50,000 रुपये की। सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी के दायरे में नहीं आती, वो 10,000 रुपये है। एक्सपोर्ट किया है इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का 2 लाख रुपये का। सेल ऑफ गुड एक्टिंग एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे इन्होंने एजेंट के रूप में सप्लाई की है 15 लाख रुपए। तो अब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने समय इन सभी आइटम को उसके एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ या स्टेटमेंट शोइंग एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल 2020-21। सेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि वो खुद ही है उसके ऑन अकाउंट से कर रहा है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। उसके ब्रांच के रूप में कर रहा है जैसे बेंगलुरु में है, उसको भी शामिल किया जाएगा। ऐसी वस्तुएं, ऐसी सप्लाई जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह, उसको भी यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाता है। 10,000 रुपये हमने शामिल किए हैं। एक्सपोर्ट किया उसको भी शामिल किया गया है। और एज ए एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के रूप में उसने जो सप्लाई की है, सेल ऑफ गुड्स किया है, उसको भी हम शामिल करेंगे। इसका एग्रीगेट टर्नओवर 18,60,000 रुपये का आ रहा है। ये क्योंकि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है, हमें प्रश्न में ऐसी कोई और जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ये मानेंगे कि मिस्टर एक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने जो अभी पढ़ रहे हैं धारा 22 के अंतर्गत कि पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, उसमें हमने सब सेक्शन आज 1 के बारे में डिस्कस किया है। धन्यवाद।